नमस्ते। आज शनिवार को फिर से प्रोफेसर अभय दुबे के साथ पिछले हफ्ते की चर्चाएं, आगे की संभावनाएं, इस पे चर्चा होगी। लेकिन पिछला पूरा हफ्ता मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें हुई। चिंतन शिविर तो खत्म हो गया था, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हार्दिक पटेल छोड़ के गए, नवजोत सिंह सिद्धू को जेल हुई, आजम खान छूट गए। लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है और जिसका मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म भारत की राजनीति पे, और केवल राजनीति पे नहीं, भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर पे भी प्रभाव पड़ने वाला है, वो ज्ञानवापी को लेके जो चल रहा है। एक केस चल रहा है ऑलरेडी बनारस के कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने वो एक इंटरिम ऑर्डर था उस पर रोक लगाई, इत्यादि इत्यादि काफी कुछ हुआ। मतलब कल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई उन जज साहब की जगह सीनियर, उन्होंने हायर जुडिशियल सर्विसेज के जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे उसको सुना जाए। उन्होंने एक अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने उस जज के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत सी बातें बिटवीन द लाइंस थी। क्योंकि जज साहब ने अपने जजमेंट में जैसा लिखा था कि मुझे डर लग रहा था, माँ से फोन करता था, इत्यादि इत्यादि, जिस तरह से सिलेक्टिवली लीक हो रही थी रिपोर्ट्स। अब मामला फिर से वापस बनारस के कोर्ट में है और वो पहली पायदान से शुरू हो रहा है। अब टेक्निकली तो ये कहा जा रहा है कि 1991 का जो रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसके अनुसार ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, अब इस पे पहले चर्चा हो जाए। आप इस पूरी चीज को भाई साहब, क्योंकि ये केवल एक कोर्ट केस नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें हैं, आप इस पूरे चीज को कैसे देखते हैं, थोड़ा हम लोगों के साथ इसको समझाइए। आनंद जी, ये आपका अवलोकन सही है कि ये केवल एक कोर्ट केस नहीं है। मामला केवल ज्ञानवापी मस्जिद का ही नहीं है, मामला केवल मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान का ही नहीं है, या मामला किसी ईदगाह या किसी दरगाह का नहीं है। गुजरात में भी इस तरह के बहुत सारे मसले हैं, मध्य प्रदेश में इस तरह के मसले हैं, और छत्तीसगढ़ तक में भी इस तरह के मसले आपको मिल जाएंगे, और हम जानते हैं कि इनके ऊपर क्या होता रहा है। दरअसल ये एक बहुत पुरानी ऐसी हिंदुत्ववादी रणनीति है, अभी से नहीं, 60 के दशक से चल रही है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम लोग केवल भाजपा के चुनाव जीतने हारने पे, दंगों पर, या मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काऊ बातें कही जाती हैं, या मुसलमानों का जो सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी शक्तियों द्वारा राक्षसीकरण किया जाता है, इन बातों के ऊपर ही हम लोग जोर देते रहते हैं और इन्हीं पर चर्चा होती रहती है। एक बहुत पुरानी स्थापित हिंदुत्ववादी रणनीति है कि सेक्युलर लॉ के जरिए, मैं अपनी बात को जोर देके कहूंगा कि जो धर्मनिरपेक्ष कानून है, जिस कानून को हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, और जिस कानून को धर्मनिरपेक्ष लोगों ने बनाया है, जिनको अंबेडकर ने बनाया है, इसको नेहरू ने बनाया है, इसको भारत की संविधान सभा ने बनाया है, उस कानून के जरिए हिंदुत्व का दबदबा किस तरीके से स्थापित हो, यह एक समांतर प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। जब कभी भाजपा को ये प्रक्रिया अपर्याप्त लगने लगती है, वैसे ही वो इस प्रक्रिया के साथ साथ में चुनावी गोलबंदी करने के लिए एक लोकप्रिय किस्म की जन गोलबंदी शुरू कर देती है, जैसे कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुआ। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान एक तरफ तो मुकदमे चलते रहे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ में जो हिंदू पक्ष था, हिंदू पक्षकार थे, उनकी अदालती बहसें होती रही, उनकी रिपोर्टिंग होती रही, और दूसरी तरफ जन गोलबंदी भी होती रही। और जन गोलबंदी पे सबका ध्यान ज्यादा गया, इन लोगों पे उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन वो महत्वपूर्ण था। देखिए, उसमें भाजपा अपने घोषणा पत्रों में कहती है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की पक्षधर है, लेकिन साथ में जो हिंदू पक्षकार हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जुड़े होते हैं और उनकी उन्हें शह मिलती है, वो लोग हमेशा किसी भी जगह पर जाकर ये दावा करने लगते हैं कि यहां पर हिंदुओं को पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो एक तरफ ये दावा किया जाता है, अब एक नया दावा और उभर आया है कि हिंदू कई इलाकों में अल्पसंख्यक हैं। और ये बात सही है कि भारत में जो आबादी मूलक वितरण है जनसंख्या लोगों का, विभिन्न धर्मावलंबियों का, उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो भारत में 5 बड़े मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत होते। एक उसमें बंगाल होता, एक पंजाब होता, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर होता, एक कश्मीर होता, एक सिंध होता, जहां पे विशाल मुस्लिम आबादी जो है के मुकाबले हिंदू आबादी काफी अल्पसंख्यक होती है।
लेकिन चूंकि भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हो गया, इसलिए वो जो मुस्लिम आबादी का बहुसंख्यक होना, ये एक विजिबल फैक्ट, एक आसानी से दिखाई देने वाला तथ्य नहीं रह गया। लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंदू या तो ईसाइयों के मुकाबले अल्पसंख्यक हैं, या सिखों के मुकाबले अल्पसंख्यक हैं, या मुसलमानों के मुकाबले अल्पसंख्यक हैं। तो वहां पर कानूनन इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं को वे अधिकार प्राप्त हों जो कि दरअसल माइनॉरिटीज को या अल्पसंख्यकों को प्राप्त होते हैं। और सरकार इस चीज का खुल के समर्थन नहीं करती, लेकिन सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में मौन रहती है, जैसे कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं इस काम को कर रहे हो। इसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर वाला फैसला आया था, उस वक्त केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से मोहन भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी दिलचस्पी मथुरा और काशी में नहीं है। अब ये सब जो होना था हो चुका है। अब इस पे कोई विजय का दम भी नहीं पालना चाहिए, किसी किस्म का उत्सव भी नहीं होना चाहिए, और लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। ये सब कानून के जरिए हो रहा है। वो दिखाना ये चाहते थे कि जो राम मंदिर बन रहा है ये एक बहुत लंबे समय तक चले, बहुत ही आक्रामक और हिंसक किस्म के राम जन्मभूमि आंदोलन की निष्पत्ति न होकर ये कानून द्वारा निर्देशित की गई एक कार्रवाई है जिसके आधार पर राम मंदिर बन रहा है। चूंकि उनको सत्ता प्राप्त हो चुकी है और मौजूदा स्थिति ऐसी है, इसमें वो बहुत आसानी से निकट भविष्य में या दूरगामी भविष्य में सत्ता उनके हाथ से जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में उनकी इन तमाम मसलों के ऊपर चुनावी गोलबंदी या लोकप्रिय किस्म की जन गोलबंदी करने का, सांप्रदायिक गोलबंदी करने का एजेंडा अभी उनका पृष्ठभूमि है। उस एजेंडे को वो सामने लाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो कानून के जरिए, सेकुलर कानून के जरिए हिंदुत्व की स्थापना को और बल प्रदान करना चाहते हैं। उसके कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो यह है कि ऐसे बहुत से धर्म और संप्रदाय, जैसे कि बौद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैसे कि सिख खालसा पंथ है, या जैसे कि जैन है, तो सावरकर की थीसिस के अनुसार ये भारत में पैदा हुए धर्म है। भारत में पैदा हुए धर्मों के मुताबिक इनकी पुण्यभूमि और पितृभूमि दोनों भारत है। क्योंकि पुण्यभूमि और पितृभूमि भारत है, इसलिए ये व्यापक हिंदू दायरे के अंग है। और जिस वक्त अंबेडकर हिंदू विवाह कानून संसद में ला रहे थे, उस वक्त सरदार हुकुम सिंह ने खड़े होकर उनसे ये पूछा था कि डॉक्टर साहब आप ये क्या गजब कर रहे हैं, आप तो सिखों को भी इसी दायरे में ले आ रहे हैं हिंदू विवाह कानून के। इसके जरिए तो सिख जो है वो अपनी सांस्कृतिक अलग पहचान खो देंगे। तो इस पे अंबेडकर ने उन्हें जवाब दिया था कि सरदार जी, आपने ये सवाल उठाने में कम से कम 200-250 साल की देर कर दी। ये सवाल तो आपके सिख गुरुओं को उठाना चाहिए था कि उनकी हिंदुओं से अलग पहचान है। उन लोगों ने कभी भी इस सवाल को नहीं उठाया। तो जो विवाह पद्धति है उनकी और हिंदुओं की लगभग एक ही रही है, हमेशा एक ही तरीके से उनके विवाह वगैरह सब वो होते रहे हैं। हिंदुओं में 7 फेरे लिए जाते हैं, सिखों में 4 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन होता सब उसी तरीके से है। तो और उन्होंने न केवल इनके बारे में ये कहा, बल्कि बौद्धों के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने ब्राह्मणों से बहस जरूर की, लेकिन बुद्ध ने कभी भी जो उनका सामाजिक कानून था और वैवाहिक कानून था उस पर अलग से कोई दावेदारी नहीं की। इसकी वजह से बौद्ध भी उसी दायरे में आ गए, जैन भी उसी दायरे में आ गए। नतीजा क्या हुआ कि हमारे और आपके जैसे लोग तो पैदाइशी हिंदू हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन बौद्ध, जैन और सिख जो हैं वो लीगल हिंदू हैं। ये कानून की दृष्टि से हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू विवाह कानून के जरिए ही इनका समाज, इनका परिवार, इनके नाते रिश्ते नियंत्रित होते हैं। तो सेकुलर लॉ के जरिए एक बड़ी हिंदू एकता हम लोगों को होती हुई दिखती है। कानून और संविधान सभा ने जो किया और भारतीय संविधान जो कहता है, उसकी इन गुंजाइशों का हिंदुत्ववादी राजनीति ने पिछले बहुत लंबे अरसे से जबरदस्त फायदा उठाया है। और ज्ञानवापी के सवाल पर या कृष्ण जन्मभूमि के सवाल पर और ऐसे ही कई सवालों के ऊपर जो चर्चा हो रही है, जो कानूनी बहसें चल रही हैं, उन कानूनी बहसों के मर्म में यही हिंदुत्ववादी रणनीति है। आप हिंदू गोलबंदी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी जो रणनीति है, इस तरीके कानून के जरिए अपने आप को स्थापित करने की, अपने आप को सही साबित करने की और अल्पसंख्यकों के दावों को, अल्पसंख्यकों की दावेदारियों को झुटलाने की, ये जो रणनीति है,
ये बहुत गहरी है। इसमें देश का बहुत बड़ा वकील समाज भी इसके अंदर भाग लेता है, और जब ये बहस वगैरह चर्चा होके लोगों के सामने आती है तो लोग कहते हैं इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है अदालत में मामला चल रहा है, अदालत तय करेगी इस बात को, जो अदालत तय कर देगी इसको सब मान लेंगे। मुसलमानों के प्रवक्ताओं को भी ये बात सार्वजनिक मंचों पर कहनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा फेर है जिसके अंदर सब लोग फंसे हुए हैं, और हिंदुत्ववादी राजनीति, उनके रणनीतिकारों ने सबको इसमें फंसा दिया है। जी, मैं प्रो साहब एक चीज और, क्योंकि मैं इसलिए इसको स्पष्ट अपने दर्शकों के साथ भी करना चाहूंगा, बहुत सी चीजें मुझे मतलब था ज्ञान। एक कभी किताब अभी क्या पहले आई है, क्रिस्टोफी जेफरलॉट, जो फ्रेंच राइटर, मैं हो सकता है उच्चारण मेरा गलत हो रहा हो, जेफरलॉट, वो क्योंकि अंग्रेजी, उनको बोला जाता है क्रिस्टोफ जेफलो। जेफलो, अच्छा टी साइलेंट है उसमें, क्रिस्टोफ अच्छा, जेफलो। क्रिस्टोफ जेफलो। उनकी किताब मोदीज इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म एंड द राइज ऑफ एथनिक डेमोक्रेसी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ वो रिसर्च पेपर ज्यादा है, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है उन्होंने जितने सिलसिलेवार ढंग से लिखा है वो शायद मुझे बहुत ठीक लगा। एक चीज बहुत क्लियरली वो कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो आरएसएस का एजेंडा है, ये लोग मंडल का विरोध किए थे। इन लोगों ने फिर जब ये पता लग गया कि अपने आप ये नहीं कर सकते हैं, तब इन लोगों ने एनडीए का वो हुआ, दूसरे दलों का साथ लिया, अपने एजेंडा को बैकग्राउंड में किया, 370 या कोई भी बात, और फिर एक कॉमन ग्राउंड पे आके इलेक्शन जीता। तो ये तो बिल्कुल सोची समझी रणनीति है कि हमें क्या क्या करना है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो बड़ा प्रश्न भाई साहब आपसे है कि जैसे उस दिन ज्ञान व्यापी में हुआ, वो अब समझ में आ गया है कि वो ग्रे एरिया है, वो ब्लैक एंड व्हाइट तो है नहीं, जैसा शिवलिंग मिल गया शिवलिंग में लड्डू बटने लगे। यहाँ हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपना स्टेटमेंट देने लगे, तो ये जो एक माहौल बनने लगा ना, अच्छा आप हम सब लोग हिंदू घर से आते हैं, हो सकता है मैं कहता हूं भाई, लेकिन एवरेज हिंदू को लगता है कि अरे भाई जब वहां शिवलिंग है तो उसमें वजू करना तो ठीक नहीं है। तो एक एक जो जिसको हमारे कल मोदी जी भी बता रहे थे, इकोसिस्टम बना दे रहे हैं, तो इकोसिस्टम बना दिया जा रहा है, इसमें कैसे आप वो करेंगे? और ये सब नफरत है। नहीं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। देखिए, इस स्थिति ये है कि इस इकोसिस्टम के कई पहलू हैं। इस इकोसिस्टम का एक पहलू ये है जिसके अंदर लगातार घर वापसी, लव जिहाद, गोरक्षा, ये सवाल और आक्रामक तरीके से सवालों को उठाया जाता है, और इसके अंदर हिंसा भी होती है। इससे एक इकोसिस्टम बनता है। फिर एक इकोसिस्टम, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतती है, उससे एक इकोसिस्टम बनता है। उसके बाद मुसलमानों को जो पैन इस्लामिक आतंकवाद है, अल-कायदा वगैरह, ये सब जो आईएसआई वगैरह है, इनके साथ मुसलमानों को जोड़ा जाता है, इससे इकोसिस्टम का एक और पहलू बनता है। इसके बाद में इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा गहरा, डीप रूटेड पहलू यह है जिसमें सेकुलर कानून के जरिए इकोसिस्टम बनता है। और ये इकोसिस्टम काफी बड़ा हो चुका है। इसका विरोध करने वाला इकोसिस्टम जो है, इसकी आलोचना करने वाला इकोसिस्टम मुझे इसके मुकाबले काफी कमजोर लगता है। उसके तर्क पुराने हो गए हैं। इसका जो तर्क है, ये नया तर्क है। इसके लेनदार बहुत हैं बड़े पैमाने पर हिंदू समाज में। वो लोग भी इसके लेनदार धीरे धीरे होते जा रहे हैं, जो लोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशंसक नहीं है। उनको भी लगता है कि भाई ये मसले जो है ना, इन मसलों पे बहुत लंबे अरसे से ढक्कन लगा कर रखा गया है, इन मसलों को एक बार हल कर दिया जाना चाहिए, और हिंदुओं को जो मिलना चाहिए एक बार वाजिब तौर पे उनको दे दिया जाए, ताकि ये झंझट समाप्त हो। अब सवाल ये है कि पूरे मध्ययुग में जो घटनाएं हुई हैं, मध्ययुग जो कि सैकड़ों साल लंबा मध्ययुग है, उसमें तो इस तरह की घटनाएं निकलती चली जाएंगी। कभी कहा जाता है कि 10,000 ऐसे स्थान है, कभी कहा जाता है 10,000 नहीं 33,000 ऐसे स्थान है, कभी कहा जाता है कि ऐसे स्थानों की संख्या 60,000 है, कभी कहा जाता है उसकी संख्या 700, मतलब कोई उसकी सीमा नहीं है। जो मुस्लिम पक्ष है उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीजों का मुकाबला कैसे करें। मुस्लिम पक्ष ये कह नहीं सकता कि भाई अदालत जो कहेगी हम उसकी बात नहीं मानेंगे। ये हिंदू पक्ष तो कह सकता है। हिंदू पक्ष का जब भी मन होता है वो कहने लगता है कि हम अदालत की बात नहीं मानेंगे। जैसे राम जन्मभूमि वाले मसले के ऊपर कल्याण सिंह ने अदालत में झूठा हलफनामा दिया, और जब अदालत ने उनको तलब किया तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या बात है। तो अदालत ने उनको एक दिन की सजा दे दी, उनको झूठा हलफनामा देने पे। सुप्रीम कोर्ट क्या किसी व्यक्ति को एक दिन की सजा देगा झूठा हलफनामा अगर वो दे दे तो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको केवल सजा को प्रतीकात्मक रूप से रखा। तो इसमें अदालतें जो है ना, अदालतों के सामने भी बड़ा भारी संकट है। अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं वो भी तो हिंदू ही हैं।
कौन से रोम से आए हैं और इराक और सीरिया से आए हैं। तो वो सारा का मसला इस प्रकार का है कि इस पूरे मसले को से निपटना न तो न्यायपालिका के लिए बहुत मुमकिन है, न कार्यपालिका के लिए बहुत मुमकिन है, और जो सेकुलर लॉ के नेहरू के जमाने में जो इकोसिस्टम बना था, जिसकी नरेंद्र मोदी आलोचना करते हैं और सारे भाजपा के प्रवक्तागण इसकी आलोचना करते हैं, उस इकोसिस्टम के तो बस में रह नहीं गया है इन चीजों का मुकाबला करना। वो तो केवल अखबार में लेख लिख सकता है और टीवी पर एक कमजोर सी बहस कर सकता है, एक ऐसी बहस कर सकता है जिसमें उसका तर्क जो है पहली नजर में ही कमजोर लगता है। केवल उन्हीं लोगों को तर्क उनका मजबूत लगता है जो लोग पहले से ही भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ हैं। तो माहौल बिल्कुल विपरीत है। माहौल इस प्रकार की तमाम कानूनी राजनीतिक गोलबंदी वाली और दूसरी गतिविधियों के पक्ष में है, और ये सब काम बड़े नियंत्रित सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। जी, कोई भी एक व्यक्ति होता है, वो किसी एक मसले के ऊपर मुकदमा दायर कर देता है, जज उसका स्थानीय स्तर पर जज जो होता है मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले लेता है, संज्ञान लेते ही उसके ऊपर कानूनी चर्चा शुरू हो जाती है। जब वो चर्चा आगे बढ़ती है तब फिर वो मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और कुल मिला के जहां से उस मसले की शुरुआत हुई थी वो जो शुरुआत है बिल्कुल कामयाब होते हुए नजर आती है, और ये अभी बहुत दिनों तक इसी तरह चलने वाला है। जी, मैं एक चीज और इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मतलब कल मुझे अजीब सा लगा, मोदी जी अपने भाजपा के लोगों को कल या परसों एड्रेस कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने साफ साफ वक्तव्य दिया है। वो मैं छोटी सी क्लिप अपने दर्शकों को दिखा भी दे रहा हूं। और मैं आपको सतर्क भी करूंगा, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होंगी, लेकिन आपको देश के विकास से जुड़े विषयों पर ही टिके रहना है। हम देखते हैं कि आज का किस तरह कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश को मुख्य मुद्दों से भटकाने में लगा हुआ है। हमें कभी ऐसी पार्टियों के जाल में नहीं फंसना है। मैं जानता हूं कि आप अपने संवादों में, बातचीत में, संबोधनों में, पत्रकार वार्ता में, अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाए, ठीक है, वो खबर कोई फ्रंट पेज पर नहीं छापेगा, टीवी के पर्दे पर नहीं दिखाई देगी। अगर आप कहेंगे कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हमने की है, हो सकता है कोई उसको कान पे न धरे। 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों की बात अगर हम करें तो हो सकता है टीवी में, मीडिया में, अखबार में सुर्खियों में नजर न भी आए। मैं जानता हूं कि आप 10 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की बात करेंगे, हो सकता है उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा, उसको भी कभी अखबार के पन्नों पर नहीं दिखाई देंगे, टीवी पर नहीं बताया जाएगा, हो सकता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इकोसिस्टम ऑपोजिशन वाले ऐसा बना दिए हैं, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, देश के जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए। फिर वो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे जो अच्छे काम हैं वो फ्रंट पेज पे छापता ही नहीं है कोई। वो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको। अब अगर वो इस तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो मतलब मैं इसमें क्या हंसी आएगी कि देखिए ऐसा है कि वो लोग एक आज्ञापालक समाज बनाना चाहते हैं। हम लोग कई बार मैं इस बात को बार बार कहता हूं, वो लोग एक ओबीडियंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और जो ओबीडियंट सोसाइटी बनाना चाहता है उसको तो कभी भी आज्ञापालक से संतोष होने वाला है नहीं। सही सबसे अच्छा आज्ञापालक तो गुलाम होता है, जो बिना कोई आपत्ति किए हुए, बिना अपनी आवाज ऊंची किए हुए, बिना अपना सिर उठाए हुए चुपचाप आज्ञा मानता रहता है। ना उसे अपने स्वास्थ्य की परवाह होती है, ना समय की परवाह होती है, ना मौसम की परवाह होती है, दिन रात उसे काम ही करना है, ना वो छुट्टी लेता है। तो मीडिया आमतौर पर आज्ञापालक समाज की श्रेणी में आ गया है। मीडिया
जिसको खुली मीडिया कहते हैं या सरकार समर्थक मीडिया कहते हैं, हम तो जानते ही हैं उसका अस्तित्व क्या है। लेकिन उसमें भी मीडिया जब कभी निष्पक्ष होने का एक बहाना करता है या एक ऐसा आवरण अपने ऊपर डालना चाहता है, इसमें हमारे और आपके जैसे लोगों को भी बुला लिया जाता है कभी कभी कि भाई ये लोग बोलेंगे तो ये आएगा, भाई सरकार की आलोचना से मीडिया को पूरी तरह परहेज नहीं है। तब पर ऐसे में जो आज्ञापालक समाज बना रहे उनको लगता है कि भाई इन लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है, ये लोग क्यों ऐसी बात कह रहे हैं। तो ये समस्या ये है, हम आज्ञा पालन करवाना चाहते हैं, मीडिया आज्ञा पालन कर रहा है, लेकिन आज्ञा पालन उस सीमा तक शायद नहीं हो पा रहा है जिस सीमा तक वो 100% या 200% आज्ञा पालन नहीं हो पा रहा है। तो जरा भी उसके अंदर हेरफेर होता है, 19-20 होता है, वैसे ही मोदी जी शिकायत करने लगते हैं कि उनके अच्छे वो तो ये चाहते हैं कि सारे अखबार जो हैं वो डीएवीपी की और प्रेस की जो प्रेस ब्यूरो है सरकार का, उसकी विज्ञप्ति भी बदल जाए। सारे टीवी चैनल जो हैं वो सरकारी विभागों और मंत्रालयों की विज्ञप्तियों में बदल जाए, वो उसके अलावा और कोई काम ना करें। एक चीज थोड़ा साहब और, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी अब पढ़ा रहे हैं, एक और नया ट्रेंड हुआ वो ज्ञान वापी से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसको ला रहा हूं। लखनऊ के एक प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर रविकांत, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। उन्होंने किसी टीवी या किसी चैनल की डिबेट में पट्टाभी सीतारामैया की किसी किताब को कोट किया था, जहां पे उनका कुछ विचार था ज्ञानव्यापी, वो पट्टाभी सीतारामैया का कुछ था। उसके बाद वो नेक्स्ट डे जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग पहुंच जाते हैं, 30-40 बच्चे, और वो उनको वो जो एक उन्होंने हमारे जो यशस्वी अनुराग ठाकुर जी जो इस समय केन्स में देश का नाम रोशन कर रहे हैं कि वो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वहां शुरू हो जाता है। और उसके बाद एक एफआईआर इनकी अगेंस्ट हो जाती है, रविकांत जी के अगेंस्ट, कि इन्होंने सद्भाव और क्या क्या वो किया। ये जब उन बच्चों के अगेंस्ट एक एफआईआर नामजद लिखते हैं तो वो एफआईआर नहीं दर्ज होती है। और सबसे बड़ी बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि यूनिवर्सिटी इनको शो कॉज नोटिस दे देती है कि ये आपने इस पे बताइए कि आपने ये क्यों हुआ। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इनका आचरण जिसका यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं था, ये तो भाई क्लास में आते, क्लास में खराब पढ़ा है अच्छा पढ़ा है उस पर पूछ सकते थे, क्लास में इनके आचरण में कोई दिक्कत होती है उस पर पूछ सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी शो कॉज नोटिस कर रही है। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक और दलित तो है, उनसे हो रहा है। आपको कहीं नहीं लग रहा है कि आवाज बंद करने का भी प्रयास है कि ये कम से कम प्रोफेसर लोग तो अब बंद कर दें इस बात को? देखिए, ये आप इस घटनाक्रम का अगर आप नजदीकी इतिहास देखें तो ये रोहित वेमुला के प्रकरण पे जाता है। जो रोहित वेमुला का प्रकरण था उसमें विद्यार्थी परिषद वालों ने रोहित वेमुला की शिकायत कर दी थी, इस पर 12 संस्था उसकी जो वजीफा वगैरह जो भी समस्याएं उसके सामने आई, इसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी। वो विद्यार्थी परिषद वालों ने उसके खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसका नतीजा था। उसके बाद से हो ये गया है कि ये छात्र संगठन विश्वविद्यालयों में अब इसी भूमिका का निर्वाह करने लगा कि सरकार उसके साथ है, पुलिस उसके साथ है, वो किसी के खिलाफ भी थाने में रिपोर्ट लिखा सकता है, वो मानव संसाधन मंत्रालय में शिकायत कर देगा, वो जो राज्य सरकार होगी जो भारतीय जनता पार्टी की होगी या भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ में चल रही होगी वहां पर शिकायत कर देगा। तो सत्ता चूंकि उसके साथ खड़ी हुई है तो वो किसी के भी खिलाफ कोई भी एक्शन वो ले लेता है। ये कि जो वामपंथी उदारतावादी और मार्क्सवादी अम्बेडकरवादी या लोहियावादी जो भाषा है वो भाषा एक खास तरह के तीखेपन से और एक खास तरह की धार उसमें भाषा में होती है। उस भाषा का इस्तेमाल करके जब किसी हिंदू धर्म की किसी चीज की आलोचना की जाती है या हिंदुत्ववादियों की किसी राजनीति की आलोचना की जाती है तो फिर वो लोग उस भाषा में जो आलोचना जो तीखापन है उसका सहारा लेकर कानूनी कार्रवाई को उतर आते हैं और फिर वो पूरी प्रक्रिया उस तरीके से चालू हो जाती है। वो दरअसल जिस भाषा में हमारी और आपके जैसे लोगों का बौद्धिक प्रशिक्षण हुआ है, ये अभियान उस भाषा के खिलाफ है कि आप उस भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर ये आरोप लगाया जाएगा कि आप भावनाओं को आहत कर रहे हैं। जी, दिल्ली में भी देखिए ये सब हो रहा है, लखनऊ में भी ये हो रहा है और भी बहुत सी जगहों पर लगातार कभी ना कभी ये लगातार होता रहता है। जी, तो ये भी उसी इकोसिस्टम को बनाने का एक तरीका है। आप एक ऐसे हालात बना देना चाहते हैं कि लोग उस भाषा का इस्तेमाल करने के प्रति संकोच करने लगे
और एक बात बोलने से पहले 10 दफे सोचें, क्योंकि जी सत्ता और जो सत्ताधारी लोग हैं और उनके जो समर्थक हैं मीडिया में, वो आपको कोई भी एल्बो रूम, किसी किस्म की कोई गुंजाइश देने को तैयार नहीं है। आपको जी 1 इंच गुंजाइश नहीं दी जाएगी। आप जरा सा भी मुंह खोलेंगे और ये मान के कि 70, 80, 60 के दशक में या 90 के दशक में इस तरह की बातें खूब धड़ाके से कही जाती थी और इनके ऊपर कोई, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। वो जमाने अब चले गए। उनका सीधा संदेश है कि वो जमाने अब चले गए। अगर आप उस तरह की बातचीत करेंगे तो आपको हर तरीके से, आपके घर के सामने प्रदर्शन भी होगा। भाई यहाँ पे योगेंद्र यादव के घर के सामने जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनके घर के सामने प्रदर्शन नहीं हुआ था सह विकास अपार्टमेंट में। जी जी ये लगभग उसी किस्म की, आपके घर के सामने प्रदर्शन भी होगा, आपके खिलाफ पर्चेबाजी भी होगी, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी जाएगी और इन सबसे कार्रवाई नहीं होगा तो कोई एक व्यक्ति जाकर किसी अदालत में आपके खिलाफ इस्तगासा दायर कर देगा जी और वहां इस्तगासे का संज्ञान ले लिया जाएगा और आपको जमानत करानी पड़ जाएगी अपनी। जी तो ये मैं ये चलते जी कानून के सभी तरीकों का, सत्ता से मिलने वाले सभी अधिकारों का उपयोग किया जा रहा है उस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जो कि नेहरूवादी इकोसिस्टम के समांतर खड़ा किया गया है। जी जी मैं चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो मेरे मन में बहुत था, 2 दिन से मैंने कहा आपसे पूछ लूं। अमित शाह साहब अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का कुछ वो था और उसमें वो बोल रहे थे और वहां मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने काडर को एक तरह से इशारा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो राइट टू ये सब है, आपका राइट टू स्पीच, राइट टू, इससे ज्यादा जरूरी आपका ड्यूटीज हैं। वो इस पे बहुत एम्फेसाइज किया उन्होंने उस भाषण। वो आज्ञापालक समाज की योजना का ही अंग है जी, तो ये आपको मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्या, बकायदा एकेडमिक काम कर चुका हूँ और मैं आपको मेरे ख्याल से आर्टिकल अगर मैंने भेजा नहीं है तो मैं भेजूंगा आपको, मेरा प्रकाशित भी हो चुका है। ये पूरा कर्तव्यों की बजाय, अधिकारों की बजाय कर्तव्यों पे जोर देना। अधिकार हैं, ठीक है, चलो उनको भी देख लिया जाएगा, लेकिन मुख्य जोर कर्तव्यों पर देना। नागरिक के तौर पे आपके क्या क्या कर्तव्य हैं ये पहले आप मान लीजिए। जब तक आप उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक आप अधिकारों की, आपकी दावेदारी करने का आपको कोई नैतिक अधिकार, नैतिक दायित्व, कोई नैतिकता नहीं होगी आपकी, आप वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का ये जो इकोसिस्टम बन रहा है, इसको मोदी जी इकोसिस्टम कहते हैं। हालांकि मैं तो कभी इकोसिस्टम नहीं कहा उसे, लेकिन मोदी जी ने इसको लोकप्रिय कर दिया है, इस इकोसिस्टम शब्द को। तो मुझे लगता यह है कि ये सब उसी आज्ञापालक समाज बनाने की जो युक्तियां हैं, उन्हीं युक्तियों का एक अंग है। इसमें लोगों को लगातार लगेगा, जो पुरानी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको लगातार लगेगा कि उन्होंने कुछ भी कहा तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी। वो कार्रवाई हल्की पूरी भी हो सकती है, वो कार्रवाई बड़ी भी हो सकती है। गिरफ्तारी, वो साधारण नारेबाजी से लेकर या सोशल मीडिया में गाली गलौज से लेकर और गिरफ्तारी तक ये सब कार्रवाई हो सकती है और आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो जाएगा। अगर आप किसी संस्था के अंग हैं, अगर आप विश्वविद्यालय के अंग हैं तो हो जाएगा। तो विश्वविद्यालयों के अंदर सत्ता विरोधी जो एक माहौल रहता था, इसमें छात्र भी भाग लेते थे और अध्यापक गण भी भाग लेते थे, उस माहौल को भी नियंत्रित करने की योजना इस आज्ञापालक समाज की जो विशाल बड़ी योजना है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। जी, मैं आप बस चलते चलते मैं एक अपने मन की बात आपसे कर लूं, दर्शकों से भी कर लूं, क्योंकि मुझे एक तो ये अटपटा सा लगा था कि अमित शाह साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मतलब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसे मंत्री जी आते जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनका एक कोई वो है, या एचआरडी मिनिस्टर आते, मतलब मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ विश्वविद्यालय में इस तरह का उसमें अमित शाह साहब को बुलाना अपना आप ही, अब शायद शिक्षक लोग भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब ये मेरा व्यक्तिगत ये अमित शाह को देखिए, वो लोग सत्ता में हैं, वो लोग लंबे 8 साल से ज्यादा सत्ता में हैं और वो ये लगता नहीं कहीं कि वो आगे सत्ता में जाने वाले हैं। उनकी जो चुनावी वैधता है, जिसको मैं इलेक्टोरल लेजिटिमेसी कहता हूं, वो बहुत जबरदस्त है। वो आगे भी सत्ता में रहने वाले हैं। उनका कोई बड़े से बड़ा विरोधी भी नहीं कह सकता कि 2024 में चुनाव हार जाएंगे या 2024 के बाद 2024 में ही हार जाएंगे, चलिए 2029 में हार जाएंगे, ये सब कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो जब सत्ता में लगातार एक वो लोग बने रहेंगे तो फिर उनके जो नकारात्मक
पहलू हैं उनको लोग धीरे धीरे नजरअंदाज कर सकते हैं। उनको विश्वविद्यालयों में दूसरी जगहों पे बुलाया जाएगा, उनसे भाषण दिलवाए जाएंगे और वहां पर जाकर वो लोग इस तरह की बातें कहेंगे। ये एक डिस्कर्सिव क्लेम है, ये एक पर्ची दावा है कि आपके अधिकार अलग चीज है, आपके कर्तव्य अलग चीज हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए नहीं है। आप अपने ठीक से समझिए कि आपके दायित्व क्या क्या हैं। अगर अपने दायित्वों का निर्वहन आप नहीं करेंगे तो आपके अधिकारों की आपकी दावेदारी संदिग्ध हो जाएगी। जी जी ये बहुत क्लेम है और ये क्लेम धीरे धीरे कई बार विभिन्न मंचों से, गैर राजनीतिक मंचों से, अकादमी मंचों से होगा, तब धीरे धीरे कर वो दावा अपने कदम जमाएगा। वही किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अगले हफ्ते मेरे ख्याल में तब तक बहुत सी चीजें और नई नई शुरू हो चुकी होंगी देश में। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।